नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस फॉर टेट में। दोस्तों अब यहाँ पर हम लेकर आए हैं यूपी टेट और सी टेट के लिए हिंदी ग्रामर की कंप्लीट सीरीज। इसमें हम क्या करेंगे इस सीरीज में कि जो आपका हिंदी व्याकरण का सारा पोर्शन होता है, हिंदी पैडागोजी का जो पोर्शन होता है, उसमें से सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर कराएंगे, ऑल ओवर टॉपिक्स। अगर आपने अभी तक हिंदी का कोई भी कंटेंट नहीं पढ़ा है और अगर आपको लगता है कि हिंदी में आप कैसे करें, कहाँ से करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप टेंशन फ्री हो जाइएगा। इस सीरीज में आपके 5 से 6 वीडियोस आएंगी जिसके अंदर हम हिंदी का व्याकरण का सारा पोर्शन यूपी टेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपी टेट में जो ग्रामर का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा आता है, ठीक है, ज्यादा फोकस होता है, और सी टेट में ग्रामर जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो दोनों के अकॉर्डिंग यूपी टेट में जो ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है, जो सी टेट में पूछा जाता है, और जो आपका पेडागोजी का पोर्शन आता है, वो सारा ऑल ओवर हम यहाँ पर कवर कराने वाले हैं। 6 से 7 वीडियोस में कंटेंट कराएंगे। जहां पर क्वेश्चंस की जरूरत होगी, क्वेश्चंस भी सारे के सारे यहाँ पर इसी सीरीज में हम कराएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज, वो हम सब लेकर आएंगे। 6 से 7 वीडियोस में आपका सारा कंटेंट, आपके सारे क्वेश्चन, हम सब कंप्लीट हिंदी को यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो अगर आपने हिंदी को अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो सिर्फ और सिर्फ ये 6 से 7 वीडियोस की इस सीरीज को आप जो है फॉलो कीजिए, इसको रेडी कीजिए। इस 6 से 7 वीडियोस की सीरीज में आपका पूरा हिंदी का कंटेंट, हिंदी पेडागोजी, व्याकरण, प्रैक्टिस, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। इससे अलग कहीं से भी आपको कुछ देखने की, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। यही से ही आपको मोस्टली सारे क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम कहें 25 प्लस आराम से आपके बन जाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की है अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया तो भी बेसिक से स्टार्ट होकर और एडवांस तक जितने भी सारे टॉपिक्स हैं सबको हम कवर करेंगे, तो टेंशन फ्री हो जाइए। सबसे पहले बात आती है आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण, क्रिया विशेषण, इस तरह की जो टॉपिक्स है उनका सिर्फ वही हम कंटेंट करेंगे जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम्स के लिए जरूरी है, जो कि आपके सी टेट एग्जाम्स के लिए जरूरी है। उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ज्यादा फोकस जो है यूपी टेट पर है, तो इसलिए यूपी टेट के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हमने करने की कोशिश की है। सीटेट के टाइम पर सीटेट की भी कुछ मैराथन क्लासेस हम यहाँ पर प्रोवाइड जरूर कराएंगे। तो सबसे पहले आपका आता है संज्ञा। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं नाउन। यहाँ पर अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं ना, तो इंग्लिश का भी आपका साथ साथ होता रहेगा काफी हद तक। बाकी इंग्लिश की सीरीज हम नेक्स्ट अगले ही लेकर आएंगे। तो देखते हैं संज्ञा क्या है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव, स्थान का जो नाम होता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। इन शॉर्ट सबसे आसान तरीका ये है कि सिर्फ आप ये देख लीजिए, अगर कोई नाम है आपका तो वो संज्ञा है। कहीं भी किसी भी तरह का कोई नाम लिख रहा है, किसी भी चीज का नाम हो, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो, किसी कास्ट का नाम हो, धर्म का नाम हो, किसी इमोशंस का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, एरिया का नाम हो, किसी भी तरह का, किसी भी इंसान का, किसी भी चीज का, लिविंग, नॉन लिविंग, आपका दोनों तरह के आ जाएंगे इसमें, लिविंग या नॉन लिविंग। किसी का भी आपका कोई भी नाम हो तो वो आपका किस में आ जाता है, आपका संज्ञा के अंदर आ जाता है, नाउन के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका देश का नाम है, भारत देश का नाम है, स्थान का नाम है, जगह का नाम है, टेबल एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु का नाम है, राम, सीता व्यक्तियों का नाम है आदि। तो इस तरीके से कोई भी के नाम हो, किसी भी तरह का नाम हो, किसी भी इंसान का नाम हो, किसी भी लिविंग, नॉन लिविंग, किसी का भी नाम हो, आपके सब क्या आ जाते हैं, संज्ञा में आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं संज्ञा के भेद। अब ये तो हमें पता है, ये तो इजी था, किसी भी नाम को हम संज्ञा के नाम कह देते हैं। लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको कुछ एग्जाम्पल या कुछ वर्ड देंगे, कुछ नाम देंगे, और उसमें ये पूछेंगे कि ये नाम कौन से संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है, जातिवाचक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार की बात करें तो ये आपके 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के। सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, आपका समूहवाचक या समुदायवाचक, द्रव्यवाचक और जातिवाचक। ये 5 भाग या 5 प्रकार आपके संज्ञा के होते हैं। इनको आप थोड़ा सा देखेंगे हम, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन संज्ञा से रिगार्डिंग आए वो हमारा मिस ना हो सके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो अब हम आगे चलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। थोड़ी सी संज्ञाओं के बारे में थोड़ा सा हम आगे बीच बीच में देखते हैं डिटेल से, जिससे कि हमारे क्वेश्चंस आएंगे और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए वो हमसे मिस ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक नाम से पता चल रहा है व्यक्ति से रिगार्डिंग है, तो यहाँ से आप कोरिलेट करके बता सकते हैं कि जो शब्द केवल एक किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हो। यहाँ पर ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। विशेष, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम बता रहे हो,
किसी पर्टिकुलर जगह का नाम बता रही हो, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम बता रहे हो, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम बता रहे हो, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत एक पर्टिकुलर देश का नाम है, चीन एक पर्टिकुलर देश का नाम है, पद्मश्री अवार्ड एक ऑब्जेक्ट है, अवार्ड पद्मश्री अवार्ड। अब पद्मश्री अवार्ड जो है एक पर्टिकुलर अवार्ड का नाम है। अगर हम सिर्फ अवार्ड लिखते हैं तो वो व्यक्तिवाचक में नहीं आता, क्योंकि अवार्ड के अंदर आपके अलग अलग तरह के बहुत सारे अवार्ड्स आते हैं, जनरली बहुत अलग अलग तरह के अवार्ड्स की बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड एक पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। उसके अलावा सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति का नाम है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं, नाम बताते हैं, तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब इसी से रिगार्डिंग आपकी आ जाएगी एक जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द या जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हो। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूजन होते हैं व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक में कि दोनों में क्या डिफरेंस है। डेफिनेशन आप कई जगह देखेंगे तो देखेंगे व्यक्ति, वस्तु का नाम या जगह का नाम, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर ये करना है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वहां पर किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम, पर्टिकुलर प्लेस का नाम आपका आ जाता है, ठीक है। वो आपका प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। इंग्लिश में अगर काउंट करें प्रॉपर नाउन अगर आपने पढ़ी हो तो उससे आपको रिलेट कर लीजिएगा। जातिवाचक संज्ञा आपका हो जाता है कॉमन नाउन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है आपका कि जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की नहीं बात कर रहे हैं हम, बल्कि उसकी संपूर्ण जाति की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये संज्ञा या ये नाउन क्या है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि मोबाइल, मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन पर्टिकुलरली मोबाइल की बात कर रहे हैं सभी, उसके अंदर चाहे वो MI का है, चाहे सैमसंग का है, चाहे एप्पल का है, कोई सा भी मोबाइल आपका आ सकता है, कोई सा भी मॉडल आपका आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि ये आपका सैमसंग का A51 है, तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलरली एक मोबाइल का नाम हो गया, वो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, क्योंकि सिर्फ मोबाइल है, किसी एक वस्तु की पूरी संपूर्ण जाति की बात कर रहे हैं। टीवी ऑब्जेक्ट का पूरा, टीवी के अंदर आपके अलग अलग तरीके टीवी आते हैं, LCD है, LED है, या आपका कौन सा टीवी है, कौन सी कंपनी का टीवी है, एटसेट्रा, ठीक है। गांव, गांव के अंदर अलग अलग गांव आ गए। अगर हम किसी पर्टिकुलरली गांव का नाम बताएं, हिसार हो गया, ये हो गया, इस तरीके से मुझे नहीं पता ये हिसार गांव का नाम है क्या है, लेकिन ऐसे निकल गया माइंड से। तो अगर पर्टिकुलरली किसी विलेज का नाम बता रहे हैं तो वो हो गया। स्कूल आपका कॉमन नाउन हो गया, स्कूल के अंदर कोई सा भी नाम आ सकता है, कोई सा भी। अगर हम एक पर्टिकुलरली किसी स्कूल का नाम बताएं, किसी स्कूल का हम नाम बता रहे हैं कि हाँ ये तक्षशिला स्कूल है, ये दून पब्लिक स्कूल है, ये वनस्थली स्कूल है, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है, तो वो पर्टिकुलरली प्रॉपर नाउन या फिर जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन जब हम एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी पूरी कास्ट का, पूरी जाति का बात कर रहे हैं, तो वो हमारी जातिवाचक कहलाती है। इसके बाद आपका आ जाता है भाववाचक संज्ञा, यानी कि ये आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है। जब कोई शब्द किसी चीज या किसी पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कोई भी आपके ऑब्जेक्ट हो सकती है, ठीक है, उसकी अवस्था क्या है, उसकी दशा क्या है, उसकी भाव क्या है, उसकी जब बात कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की अवस्था, दशा या भाव की बात करते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन, मनुष्य का बचपन एक क्या है, एक अवस्था है, उसकी एक स्टेज है। बुढ़ापा एक स्टेज है। मोटापा उसकी दशा है, एक स्टेज है, उसका मिठास भाव है, वस्तु का भाव है मिठास, कि हाँ उसका ये क्या है, मिठास है। तो ये भाववाचक संज्ञा आपका आ जाएगा जब किसी भी पर्सन, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी जगह की हम अवस्था, दशा या भाव की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये खराब हो गया, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो वो आपका इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि कोयला, जैसे द्रव होता है ना, मटेरियल, कोयला हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया आदि, इस तरह के जब मटेरियल की बात करते हैं तो वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। इसके बाद आपका आ जाता है समुदायवाचक। जब हम किसी संज्ञा से, किसी शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के पूरे समूह का बोध करें, पूरे ग्रुप का बोध करते हैं या पूरे ग्रुप की बात करते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाता है, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। मैं बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको एक नॉर्मली पूरे प्रॉपर हिंदी के वर्ड्स में कई बार क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वो यूज्ड टू नहीं होते हम उसका यूज करने के, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, याद करना मुश्किल हो जाता है, थोड़े हैवी वर्ड्स हो जाते हैं। तो बीच में इंग्लिश का वर्ड्स इसलिए यूज कर रही हूँ मैं ताकि आपको वो चीज याद हो सके, आप उसको कोरिलेट कर सके। अब जैसे समुदाय की बात करें, पूरे ग्रुप की, यानी कि भीड़, भीड़ यानी कि लोगों की ग्रुप है एक जगह पर, उसकी हम बात कर रहे हैं। पूरी जाति की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, पूरी जाति की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भीड़, भीड़ का एक ही जगह पर हम देख रहे होंगे ना,
ठीक है, हम कह सकते हैं कि दिल्ली में बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो दिल्ली में किसी प्रॉपर एरिया के अंदर हमने कुछ लोगों का ग्रुप देखा जिसको हमने भीड़ कह दिया। पुस्तकालय, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी एक ऐसी जगह हम गए जहां पर बुक्स का पूरा ग्रुप था, बहुत सारी बुक्स थी, तो उसके सभी बुक्स को एक साथ बोलने के लिए हमने पुस्तकालय कह दिया, लाइब्रेरी कह दी, झुंड हो गया, सेना हो गया आदि। तो ये क्या कहलाते हैं, समुदायवाचक कहलाते हैं। होपफुली यहाँ पर आपको संज्ञा का जो क्लियर हो चुका होगा कि संज्ञा क्या होते हैं। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन, कोई भी वर्ड देकर ये पूछे कि द्रव्यवाचक है या कौन सा संज्ञा है, तो आप आराम से बता सकेंगे। इसके लिए हम इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो जल्द ही लेकर आएंगे। इसी सीरीज में आपके क्वेश्चंस भी आएंगे जिससे कि आप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम, प्रोनाउन इंग्लिश में हम इसको कहते हैं। तो जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करें, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, कोई स्टोरी बताते हैं, कोई भी कहानी बता रहे हैं, तो तब वहां पर हम पूरी कई सारी लाइन से कई सारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो एक संज्ञा को या किसी एक नाम को, मान लीजिए एक जगह का नाम है दिल्ली और हम दिल्ली के बारे में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम पूरे पैराग्राफ में दिल्ली 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 ना लिखकर हर जगह पर उस एक बार दिल्ली लिखेंगे और उसके बाद उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड यहाँ पर रख देंगे जो कि छोटा हो और उसको डिफाइन कर सके, तो वो हमारा सर्वनाम कहलाता है। इन शॉर्ट, जब हम नाउन की जगह पर कुछ दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो जो दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। अब जैसे हमने संज्ञा के टाइप्स पढ़े वैसे सर्वनाम के पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इनके नाम तो आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। इनका इंग्लिश में मैंने अगर बीच में आपको बता भी दिया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको हिंदी में नाम आएंगे, ठीक है। तो जहां जहां पर जरूरत है इंग्लिश की वो मैं साथ साथ बताती हुई चलूंगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। तो सबसे पहले आपका आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि आप नाम से पता चल रहा है पुरुष से जुड़ा हुआ सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष के नाम के बदले में आते हैं, ठीक है। या आप यहाँ पर कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति, आप यहाँ पर कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के नाम के जगह पर अगर हम कोई शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब यहाँ पर पुरुष लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ जेंट्स या सिर्फ मेल से है, नहीं, यहाँ पर पुरुष से मतलब स्त्री, पुरुष, बच्चा, सभी से है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी पर्सन की नाम की जगह पर जब कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं, तुम, वह, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तुम कल दिल्ली जाओगे, या वह कहाँ से आया है। तो इस तरह के जब शब्द होते हैं तो मैं, तुम, वहां क्या होगे, किसी पर्सन के नाम की जगह पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो पुरुष आपने बात की, 3 तरह के आपके होते हैं, ठीक है, 3 तरह के। पहले वो जो कि बात कर रहे हैं, जब आप कोई कहानी सुन रहे होते हैं तो उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो हो गया जो कि बात कर रहा है, वो होता है आपका उत्तम पुरुष। जैसे कि जो व्यक्ति किसी के बात को कह रहा है, किसी बात को कर रहा है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो ये मैं हूं, मैं कुछ काम करूंगा, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं या मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। हम कल जो है यूपी टेट की प्रिपरेशन करेंगे, तो हम कौन है, हम बात कर रहे हैं ना, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये वो शब्द है जो कि किसी भी व्यक्ति, ये वो शब्द है जो कि कहाँ पर यूज होता है, जब हम कोई सेंटेंस बताते हैं और जो बात कर रहा है वो यहाँ पर ये शब्द आ जाते हैं। तो जब किसी भी सेंटेंस में जो बात कर रहा होता है उस व्यक्ति के नाम के आगे जो शब्द लगते हैं वो उत्तम पुरुष कहलाता है। मध्यम पुरुष यानी कि जिसके बारे में बात कही जा रही है। प्रथम पुरुष तो वो हो गए जो बात कर रहा है, मध्यम पुरुष वो हो गए जिसके बारे में बात कही जा रही है, यानी कि जो सुनने वाला है, जैसे कि तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। और अन्य पुरुष वो हो गए जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे कि यह, वह, वे, ये, इन, उन, उनको आदि। तो यहाँ पर अब आपका आ जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से पता चल रहा है निश्चय, यानी कि जहां पर किसी चीज का होने का निश्चित हो रहा हो, कुछ कंफर्मिटी आ रही हो। तो ऐसे सर्वनाम या वे सभी शब्द जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित स्थिति की ओर संकेत करते हो, निश्चित स्थिति को बताते हो, जैसे कि यह, वह, ये,
वो, जैसे कि आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ बताइए कि यह ऑब्जेक्ट मेरी है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यह किताब मेरी है, या यह मेरी किताब है, वह उनकी कुर्सी है, ये मेरे कपड़े हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। तो जो यहाँ पर इन शब्दों में या इन सेंटेंसेस में यह, वह, ये, वे लगा हुआ है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का निश्चय हो रहा है, निश्चित स्थिति बता रहे हैं कि कहाँ है, किसकी है ये। नेक्स्ट आपका चलता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका जस्ट अपोजिट, जहां पर किसी भी स्थिति का निश्चित ना हो, ठीक है, कुछ भी चीज का हम एक निश्चित संकेत नहीं बता पा रहे हैं, कंफर्मिटी नहीं बता पा रहे हैं, तो वे सभी सर्वनाम शब्द जिनसे किसी भी वस्तु की निश्चित संख्या या स्थिति का पता नहीं लग पाता है, जैसे कि कोई, कुछ, किसी आदि। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ बुकें हैं, कुछ बुकें हैं, कितनी बुकें हैं कुछ नहीं पता चल रहा, कंफर्मिटी नहीं मिल रही कि कितनी बुकें हैं, तो हमारे पास कुछ बुकें हैं, ठीक है। या कोई वहां पर है, कोई कौन है, कितने लोग हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। तो जिन शब्दों से, जिन सर्वनामों से किसी भी वस्तु की निश्चित संख्या या स्थिति का कुछ भी पता नहीं चल पाता है, तो वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कभी कभी कहीं क्या होता है कि कुछ शब्द समूहों का प्रयोग भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में कर लेते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में केवल एक सिंगल वर्ड हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ समूह, ग्रुप भी हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि सब कुछ। सब कुछ आपका एक वर्ड तो नहीं है, दो शब्दों का या दो वर्ड्स का एक समूह है, ग्रुप है, जिसे कि एज अ अनिश्चयवाचक सर्वनाम यूज किया हुआ है। सब कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ भी, कुछ कुछ आदि, इस तरह के जो शब्द हो जाते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में यहाँ पर जैसे कि नाम से पता चल रहा है संबंध, यानी कि कोई ना कोई कोरिलेशन दिखाना हो। जिन सर्वनामों से किसी दूसरे सर्वनाम या व्यक्ति या वस्तु से संबंध पता चलता हो, यानी कि कोई भी दो सर्वनामों में आपस में बीच में रिलेशन दिखा रहे हो, सर्वनाम में किसी भी पर्सन और ऑब्जेक्ट के बीच में आपस में कोरिलेशन करके दिखा रहे हो, तो वो आपका क्या आ जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें आ जाता है जो, सो आदि। जैसे कि जो, सो, ये जो वर्ड है ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में बहुत तेज है। तो जो यहाँ पर जो वर्ड है ये किसको डिफाइन कर पा रहा है, ये संबंध बता पा रहा है कि वो लड़के की बात हो रही है जो कल आया था वो पढ़ने में तेज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कोरिलेशन हो रहा है, संबंध आ रहा है। जो बोओगे सो काटोगे, जो कुछ आप बोओगे उस वही आप आगे चलकर काटोगे। जो तुम चाहो करो, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। तो इस तरह के शब्द जो, सो, तो वो आपके क्या आ जाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल जाता है, देखिए यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप क्या करें कि एक टेबल बनाइए। टेबल में यहाँ पर तो मैंने अलग अलग स्लाइड्स में दिखाया हुआ है ताकि थोड़ा सा जो टेक्स्ट वगैरह थोड़ा जूम हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इनकी टेबल बनाइए, जहां पर एक ही टेबल में आप 5 के 5 टाइप्स या 6 टाइप्स को एक साथ मेंशन कर दीजिए। जितने भी टाइप्स हैं उन सबको एक साथ मेंशन कर दीजिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए। तो उसके बाद आप नाम से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या आना है। जैसे कि प्रश्नवाचक, कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस पूछने की बात हो रही हो, तो वे सभी सर्वनाम जहां पर कोई ना कोई क्वेश्चन आता हो, जैसे कि कौन, कौन जा रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन लिख रहा है, क्या चाहिए, कहाँ जाना है, आदि सर्वनाम जो होते हैं वो प्रश्नवाचक हो जाते हैं। जैसे कि यह कौन है, वह क्या कर रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से। तो नाम से सारा कुछ पता चल जाता है आपको। नेक्स्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो वाक्य में कर्ता के द्वारा अपने आप के लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर इसको समझने के लिए बताइए, निजवाचक यानी कि निजता, जब अपने खुद की बात हो रही हो। निजवाचक यानी कि जब खुद की बात हो रही हो ना, ऐसे शब्द जो खुद के बारे में ही कहे जा रहे हैं, तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आप वहां से आया हूँ, या मैं अपने आप वहां से आया हूँ, या वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। तो जो वर्ड है अपने आप, ये खुद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए, खुद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, स्वयं के लिए हो रहा है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के लिए यही वर्ड यूज होते हैं, अपने आप, स्वयं, खुद। मैं यह काम खुद करूंगा, मैं यह काम स्वयं करूंगा, मैं काम अपने आप करूंगा, ठीक है। तो ये आपके क्या आ जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
यहाँ ध्यान ये देना है कि जब आपका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में भी होता है, परंतु यहाँ प्रयुक्त होने वाला आप उससे भिन्न है, इस आप का अर्थ खुद स्वयं से होता है। देखिए यहाँ पर ये कंफ्यूजन आपको क्लियर करनी होगी कि आपने अभी ऊपर पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा है, पुरुषवाचक सर्वनाम में आपने आप शब्द पढ़ा है। क्या शब्द पढ़ा है? आप। ओ तो आप यहाँ पर अगर कहने लगे आप देखकर कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो नहीं। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर जो आपका इस्तेमाल हो रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर, तो वो किसी सामने वाले व्यक्ति के लिए हम करते हैं। किसी सामने वाले व्यक्ति को संबोधन करने के लिए, बुलाने के लिए हम उसको क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं। आप या तुम, आप ये करो, तुम ये करो, ठीक है, या आप कहाँ जा रहे हो, या आप क्या कर रहे हो। तो हम सामने वाले व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। लेकिन यहाँ पर निजवाचक में जब आप शब्द का मतलब खुद स्वयं से हो, मैं आप मतलब कि अपने आप, मैं आप वहां से आया हूं, मैं अपने आप वहां से आया हूं, तो यहाँ पर जो आप शब्द है वो किसी सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि मैं अपने खुद के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि इसका एक होता है कि आप अगर गाँव की भाषा में बोले तो गाँव में क्या बोलते हैं? अप्पा कर ले खुद का। जब ये कहना होता है ना कि अपने आप कर ले खुद, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अप्पा कर ले काम, मेरे से नहीं होगा। तो वो चीज आ जाएगी यहाँ पर, आप अप्पो या आप से जोड़ सकते हैं इस वर्ड को और याद करके इस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैं औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। आप भला तो जग भला। यहाँ पर आपका मतलब क्या है कि हम अगर खुद भले हैं तो सामने वाला जग जो है हमारे लिए हमेशा ही अच्छा है। हम अगर अच्छे हैं तो सामने वाला हमेशा अच्छा है। तो यहाँ पर भी आपका शब्द किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम जो है वो कहलाएगा। होपफुली ये डिफरेंस जो है आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर सर्वनाम आपका क्लियर हो गए हैं। इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आपका विशेषण। नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। विशेषण यानी कि आपका इंग्लिश में हम इसको कह देते हैं एडजेक्टिव। जब हम विशेषता बताते हैं तो वो आपका हो जाता है। जब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की हम विशेषता बता रहे हैं, उसकी खासियत बता रहे हैं, गुण बता रहे हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, या वे शब्द कहलाते हैं हमारे विशेषण। जैसे कि विशेषण के कुछ टाइप्स है, गुणवाचक, या फिर यहाँ आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, अच्छा, बुरा, लंबा। तो इस तरह के जो शब्द है क्या है, किसी के बारे में बता रहे हैं, किसी की खासियत बता रहे हैं, किसी के गुण बता रहे हैं, ठीक है। तो ये शब्द कहलाते हैं विशेषण। विशेषण के प्रकार गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। तो देखते हैं इनको भी थोड़ा सा। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, स्क्रीन पर शो हो गया होगा आपको। पहला है गुणवाचक विशेषण, यानी कि जिस विशेषण से किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष के बारे में पता चलता है तो गुणवाचक कहलाता है। यानी कि गुणवाचक यानी कि जब हम शब्दों से, यहाँ पर आप कह सकते हैं क्वालिटेटिव, जब आपको क्वालिटेटिव चीजों के बारे में पता लगता है, यानी कि ऐसे गुणों के बारे में पता लगता है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, नॉन मेजरेबल। जैसे आपने पढ़ा होगा मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, उस चीज से यहाँ पर कनेक्ट कीजिए अगर कर पाए तो। मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, मेजरमेंट में या मेजर जब आप करते हैं तो सारी चीजें ऐसी होती है जो कि हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और इवेल्युएशन में आपकी वे सारी चीजें भी आ जाती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। जैसे कोई अच्छा है, हम कहें कि ये व्यक्ति अच्छा है, अब कितना अच्छा है इसकी कोई मेजर तो नहीं होती कि 10 सेंटीमीटर अच्छा है या 10 किलो अच्छा है या कितना अच्छा है। तो ऐसी चीजें आ जाती है आपके क्वालिटेटिव में। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण नाम से पता चल रहा है क्वालिटेटिव, तो वो सभी गुणों के बारे में बताते हैं जो कि काउंट नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन दे सकते हैं, जिन शब्दों से या जिन विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोष का पता चलता है गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि अच्छा, बुरा, सफेद, काला, रोगी, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, नया, पुराना, ऊंचा, मीठा, चीनी, नीचा, प्रातःकालीन आदि। तो ये सारे शब्द हैं, तो गुणवाचक कहलाएंगे। इसके बाद तो नेक्स्ट आपका आ जाता है परिमाणवाचक। देखिए जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की, गुणवाचक में तो क्या हो गया, हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि काउंटिंग नहीं हो सकती। जैसे कि अच्छा, बुरा, सफेद, जो काउंटिंग में नहीं है, ये सिर्फ कुछ शब्दों में है। परिमाणवाचक में आप जो भी विशेषण बताओगे तो वो एक मात्रा में होगा, एक माप या तोल के बारे में बता सकते हैं आप। जैसे कि जिन विशेषण शब्दों से किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में उसका परिमाण पता चल रहा है, उसका माप पता चल रहा है, मात्रा पता चल रही है, तो वो सभी विशेषण क्या कहलाएंगे,
परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। अभी भी दो तरह के होते हैं, निश्चित अनिश्चित। निश्चित में तो हो गया जैसे 10 क्विंटल, हमारे पास 10 क्विंटल रुई है, या ये इसका वजन 10 क्विंटल है, ठीक है, या 3 किलो, ठीक है, या 1.5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 फुट, 4 फुट, इस तरह के जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए, उसकी खासियत बताने के लिए या उसकी मात्रा बताने के लिए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे कि मेरे पास 3 किलो सब्जी है, तो 3 किलो जो शब्द है वो आपका परिमाणवाचक है। अब जहां पर ये शब्द अनिश्चित हो, फिक्स्ड ना हो, जैसे कि थोड़ा, इतना, कुछ, ज्यादा, बहुत, अधिक, कम, तनिक, थोड़ा, इतना, जितना, ढेर सारा, तो ये कहलाता है अनिश्चित। यानी कि परिमाण तो है लेकिन अनिश्चित है, फिक्स्ड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट चलता है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी संख्या का बोध हो, संख्या का पता चले, जैसे कि 2, 3, ढाई, पहला, दूसरा, तीसरा, इकरा, 3, 4, दर्जन, जोड़ा, प्रत्येक, और इसमें ही सेम चीज आ जाएगी अनिश्चित, जब फिक्स्ड नहीं होता, कहीं, कुछ, काफी, कम, ज्यादा, बहुत, तो ये आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक डाउट हो रहा होगा कि संख्यावाचक और आपका निश्चितवाचक में क्या डिफरेंस है, परिमाणवाचक में, सॉरी, तो संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर सिर्फ ये डिफरेंस है कि जब आप परिमाणवाचक में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी नंबर्स के साथ क्या लिखा हुआ है, यूनिट लिखी हुई है। जैसे फिजिक्स में हम यूनिट यूज करते थे ना, यूनिट साथ में लिखी हुई है। 10 क्विंटल, ठीक है, 3 किलो, 1.5 मीटर, सेंटीमीटर, तो ये पूरी मात्रा साथ में लिखी हुई है। मेरे पास 3 किलो दूध है, या मेरे पास 3 किलो सब्जी है, या 1.5 मीटर इस पुस्तक की लंबाई जो है, या इस कपड़े की लंबाई जो है वो 1.5 मीटर है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं आती संख्यावाचक में, इसमें तो सिर्फ आप काउंटिंग करते हैं। जैसे कि मेरे पास 10 पेन है, मेरे पास 4 पेन है, या मेरे पास 6 बुकें हैं, या मेरे पास 1 दर्जन के लिए, तो इस तरीके से क्या करते हैं, आप सिर्फ काउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आपका आ जाता है सार्वनामिक विशेषण, या जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आके विशेषण का काम करे वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। नाम से पता चल गया सर्वनाम विशेषण। सर्वनाम विशेषण यानी कि विशेषण का तो हमें पता है कि विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में खासियत बताते हैं। अब अगर उनकी खासियत बताने के लिए कोई सर्वनाम आ जाए, ठीक है, उनकी खासियत, संज्ञा या सर्वनाम की खासियत बताने के लिए खुद सर्वनाम आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कि यह विद्यालय, यह क्या है, आपका सर्वनाम है, ये आपका क्या है, सर्वनाम है। और विद्यालय के बारे में बताने के लिए कि यह है विद्यालय, विद्यालय के बारे में बताने के लिए खुद सर्वनाम आ रहा है, ठीक है, उसके विशेषण कौन है, सर्वनाम है। वह बालक, ठीक है, बालक के बारे में बता रहा है वह, और वह शब्द क्या है, आपका सर्वनाम है, जो कि यहाँ पर किसी की तरह से है, विशेषण, एज ए विशेषण काम कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर ये चीज आप देख सकते हैं, यह बालक, वह खिलाड़ी आदि। तो यहाँ पर होपफुली आपको जो विशेषण है वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका क्रिया, यानी कि वर्ब। वर्ब क्या होता है, क्रिया क्या होता है, इंग्लिश में तो सभी जानते भी होंगे, नहीं तो नेक्स्ट सीरीज आएगी उसमें कवर करा लेंगे। यहाँ पर हिंदी में हम बात करते हैं क्रिया के, तो वो सभी शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं, तो वो हमारे शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि। तो ये सब शब्द क्या बता रहे हैं, हमें किसी भी काम का होना या करने के बारे में बता रहे हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, राकेश गाना गाता है, तो गाना ये क्या हो गया, आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, या क्रिया आप कह सकते हैं इसको। गाना आपका हो गया यहाँ पर क्रिया, सॉरी, तो यहाँ पर गाता क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना क्या हो जाएगा, आपका क्रिया हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्रिया के भेद के टाइप्स की अगर हम बात करें, तो जो क्रिया होती है वो कर्म और जाति और संरचना के आधार पर 2 तरह की होती है मेनली, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर इसको समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, नाम से यहाँ पर पता चल जाएगा। अकर्मक यानी कि एक कर्म, बिना कर्म की। अकर्मक यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें इसको, थोड़ा सा बीच से संधि विच्छेद टाइप से कर दे, बीच से तोड़ दे, तो ये क्या होगा, अकर्म यानी कि बिना कर्म की। तो अकर्मक क्या होता है, जिसमें कि कोई कर्म ना हो, कोई कार्य ही ना हो रहा हो, ऐसी क्रिया जिसमें कि कोई कार्य ही ना, कोई कर्म ही ना हो। और सकर्मक
सहकर्मक यानी कि कर्म के साथ, सहकर्म कर्म के साथ, यानी कि जिस सेंटेंस में क्रिया के साथ साथ कर्म भी है, कर्म के साथ। अभी आप आगे एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने ट्रिक बताई है लर्न करने की या कंफ्यूज ना होने की। अकर्मक यानी कि बिना कर्म के, और सकर्मक यानी कि कर्म के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकर्मक क्रिया बिना कर्म के, यानी कि जहां पर कर्म ना हो। कर्म का क्या मतलब है वो भी अभी देखेंगे। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, यानी कि कर्म नहीं होता है। दो पहचान है आपके करने के लिए। अगर आपसे सेंटेंस देकर पूछा जाए कि इसमें कौन सी क्रिया है, तो आप दो तरीके से बता सकते हैं, आप पहचान सकते हैं। एक तो ये जिसमें कर्म नहीं होता है, और दूसरा ये कि क्रिया का जो भी प्रभाव पड़ता है वो सिर्फ कर्ता पर ही पड़ता है। कर्म तो क्योंकि वहां पर है ही नहीं, सीधी सी बात है, जब कर्म तो है ही नहीं तो प्रभाव क्या पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए शाम पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, शाम पड़ता है। तो इसके अंदर अगर हम इसको कर्ता कर्म कर्ण के जैसे आपने पढ़ा भी होगा कहीं, वो अभी यहाँ पर अगर मैं डिटेल में जाना चाहूँ तो उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसी सेंटेंस के थ्रू पढ़ते हैं। यहाँ पर शाम क्या है आपका, शाम है कर्ता, यानी कि किसी काम को करने वाला, कर्ता, काम को करने वाला, काम को करने वाला, ठीक है। आपका पढ़ना क्या हो गया, आपका हो गया क्रिया। अब यहाँ पर सिर्फ दो ही चीजें हैं, कर्ता है और क्रिया है। हमें पता चल गया कि कर्म तो है ही नहीं, कोई काम तो है ही नहीं, कि क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है क्या, कोई काम तो है ही नहीं, तो कर्म तो यहाँ पर क्या है ही नहीं। तो यहाँ पर पढ़ने का पूरा पूरा फर्क या पूरा पूरा फल किसको मिल रहा है, शाम को मिल रहा है, कर्ता को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कह सकते हैं अकर्मक क्रिया है। दो पहचान हमारी हो गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं होता है, दूसरी चीज कि क्रिया का जो भी फर्क पड़ता है, जो फल मिलता है वो सिर्फ कर्ता को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पढ़ने का फल केवल श्याम को मिल रहा है, इसलिए पढ़ता है अकर्मक क्रिया आ जाएगी। और जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो क्रियाएं प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। इसको लाइन को आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं या समझने के लिए समझ लीजिए। यहाँ पर अगर आप कहें कि शाम पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, कुछ उस उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, जरूरत ही नहीं है। पूरा सेंटेंस अपने आप में शाम पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। कुछ और उदाहरण आप देख सकते हैं। राजेश दौड़ता है, तो यहाँ पर राजेश क्या है, कर्ता, दौड़ना क्या है आपका क्रिया, कर्म की जरूरत ही नहीं है। सांप रेंगता है, पूजा हंसती है, मेघनाथ चिल्लाता है, रावण लज्जाता है, राम बचाता है। तो ये सब क्या हो गए, करता है और क्रिया है, कर्म की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी की सारी क्रियाएं कैसी कहलाएगी, अकर्मक क्रिया, बिना कर्म की क्रिया। इसके बाद आ जाता है सकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म के साथ क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। ऊपर क्या था, जब कर्म नहीं था तो असर कर्ता पर पड़ रहा था, फल कर्ता को मिल रहा था। यहाँ पे कर्म आ गया है, वो कहता है कि अब कर्ता तू जा भाड़ में, मुझे फल मिलेगा जो मिलेगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जैसे कि विकास पानी पीता है, या और देख सकते हैं आप, रमेश फल खाता है, सुदर्शन गाड़ी चलाता है, मैं बाइक चलाता हूँ। इन सभी सेंटेंस में अगर आप देखें तो रमेश आपका कर्ता हो गया, खाना आपका क्रिया हो गया, और कर्म क्या हो गया, आपका फल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रमेश फल खाता है, कर्म के साथ आपका ये आ रहा है। सभी सेंटेंसेस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्म आपका सब में होता है। आप इसमें सवाल पूछे कि रमेश खाता है, क्या खाता है, फल खाता है, तो सवाल का आंसर आपको मिल रहा है। जैसे कि ऊपर अकर्मक क्रिया में आपका नहीं मिल रहा है। पूजा हंसती है, क्यों हंसती है, सांप रेंगता है, कहाँ रेंगता है, राजेश दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, क्यों दौड़ता है, कब दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर आपको मिल गया, रमेश खाता है, क्या खाता है, फल खाता है। नेक्स्ट सकर्मक जो क्रिया है ये भी दो तरह की होती है, एक कर्म क्रिया या दो कर्म क्रिया। नाम से पता चल रहा है, एक कर्म यानी कि जिसमें एक कर्म होता है, द्विकर्मक यानी कि जिसमें दो कर्म होते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, जिस क्रिया में एक ही क्रम हो तो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। तुषार गाड़ी चलाता है, यहाँ पर चलाना क्रिया है और गाड़ी कर्म है, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, जैसे कि पहला क्रम, द्विकर्मक में क्या होता है, दो कर्म होते हैं, और यहाँ पर ये कंडीशन है कि जो पहला कर्म होगा वो सजीव होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, और दूसरा आपका नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव होना चाहिए। जैसे कि श्याम ने राधा को रुपये दिए, ठीक है, श्याम ने राधा को
रुपये दिए। तो इसमें अगर हम एग्जांपल्स में देखें तो देना हमारा क्या है, क्रिया है, और दो कर्म है, राधा और रुपए। यहाँ पर दो चीजें बता रहे हैं रुपए के देने के बारे में, रुपये दिए और किसको दिए, राधा को दिए। यहाँ पर अगर कहें शाम ने दिए तो क्वेश्चन उठता है क्या दिए, रुपए दिए, किसे दिए, राधा दिए। तो दो सवालों का आंसर मिल रहा है, दो कर्म है, राधा और रुपए, तो यहाँ पर ये द्विक्रिमक क्रियाएं आपकी आ जाएगी। आप और एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अकर्मक और सकर्मक के, ताकि आपका और कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। उसका सिर खुजलाता है, ठीक है। अब उसका सिर खुजलाता है, यहाँ पर खुजलाना क्या हो गया, आपकी क्रिया हो गई। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये कैसा, उसका सिर खुजलाता है, या कह सकते हैं उसके सिर में खुजली हो रही है, तो इसका असर, खुजलाने का असर डायरेक्ट किस पर पड़ेगा, उस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, अकर्मक क्रिया है, वह अपना सिर खुजलाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, अपना आ गया। जब सवाल पूछा गया किसका सिर खुजलाता है, तो सवाल आंसर आ गया अपना सिर खुजलाता है, कर्म भी आ गया, तो सकर्मक क्रिया। जी घबराता है, अकर्मक। विपत्ति मुझे घबराती है, सकर्मक। बूंद बूंद में तालाब भरता है, अकर्मक। उसने आंखों भरकर कहा, सकर्मक। गिलास भरा है, अकर्मक। हमने गिलास भरा है, सकर्मक। तो यहाँ पर ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया में आप जो है डिफरेंसेस क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम कहें संरचना के आधार पर क्रिया कितनी होती है, तो ये 4 टाइप्स की होती है। पहली है प्रेरणार्थक क्रिया, नाम से पता चल रहा है प्रेरणा, यानी कि कुछ मोटिवेशन देना। तो वो सभी क्रियाएं जो कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से काम करा रहा होता है, जहां पर खुद कोई काम नहीं कर रहा लेकिन सामने वाले को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे कि पढ़वाना, लिखवाना, टीचर कक्षा में बच्चों से पाठ पढ़वा रही है, तो यहाँ पर ये पढ़वाना क्या हो गया, प्रेरणा, मोटिवेशन मिल रहा है। नाम धातु क्रिया, ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किसी अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हो, जैसे कि अपनाना, गरमाना आदि। संयुक्त क्रिया कैसे कहलाती है, ऐसी क्रिया है जो किन्हीं दो क्रियाओं से मिलकर बनती हो, जैसे कि खा लिया। यहाँ पर खाना और लेना दो क्रिया है और दोनों को आपस में जोड़कर एक अलग क्रिया बना दी, खा लिया, तो ये क्या हो गया, संयुक्त क्रिया। चलना और देना दो क्रिया है, पीना और लिया दो क्रिया है, मिलकर आपस में बन गई है, चल दिया, पी लिया आदि। लास्ट में आता है क्रंदत क्रिया, जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया बनाया जाए, यानी कि पहले से क्रिया है खुद से और उसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया है, यानी कि बाद में कुछ अक्षर लगा दिया जिसकी वजह से वो नई क्रिया बन गई, तो क्रंदित क्रिया कहलाती है। जैसे कि दौड़ना, दौड़ अपने आप में क्रिया है और उसमें एक प्रत्यय लगा दिया ना, तो दौड़ना बन गया। भाग अपने आप में एक जो है क्रिया है, भागता आपका क्या बन गया, क्रंदित क्रिया बन गया। प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों से कार्य करवाते हैं, सुनील अपने बेटे से काम करवाता है, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं। संयुक्त में क्या आ जाएगा, मीरा बाई स्कूल चली गई, वह खा चुका आदि। तो यहाँ पर जो है आपका क्रिया का जो पार्ट है वो खत्म हो गया है। अब बात आता है क्रिया विशेषण। तो देखिए क्रिया विशेषण से जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं पूछे, एक आध रेंडमली पूछ लिया, नहीं तो रेयर चांस होता है कि क्रिया विशेषण से कोई क्वेश्चन आ जाए। अगर आएंगे तो डायरेक्ट उसके क्रिया विशेषण को पहचानने के, आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द क्रिया के बारे में बताए, देखिए विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में बताते हैं, और अगर कोई शब्द ऐसा है जो क्रिया के बारे में बता रहा है तो वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। जैसे कि राम तेज दौड़ता है, दौड़ना यहाँ पर क्या है, क्रिया, और क्रिया के बारे में कौन सा शब्द बता रहा है, तेज, यानी कि दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो जो तेज शब्द है वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा। जो क्रिया विशेषण है यहाँ पर विशेषण लिख लीजिएगा। क्रिया विशेषण है वो 3 तरीके से डिवाइड होती है, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपके कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। प्रयोग के आधार पर साधारण क्रिया विशेषण, संयोजन क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। रूप के आधार पर मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण, योगिक क्रिया विशेषण। इनसे ज्यादा आपको इतना ही अगर आप कर लेंगे तो काफी है, इससे ज्यादा आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। एक आध रेयर क्वेश्चन कभी आ गया, नहीं तो क्रिया विशेषण से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो विशेष्य, विशेषण और क्रिया विशेषण के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे कि विशेष्य तो क्या होता है, विशेषण का सबसे पहले अगर हमने देखे, हम पता है कि जब कोई
शब्द सर्वनाम या संज्ञ के बारे में बताए तो विशेषण कहलाते हैं, जैसे कि सुंदर, तेज, धीमा, अच्छा, बुरा, ईमानदार, कुरूप, वीर, कायर, गोरा, काला, मोटा, पतला, हल्का, भारी, खट्टा, मीठा आदि। अब जिनके बारे में ये विशेषण बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है, या कर्ता भी आप कह सकते हैं, या विशेषण की जिसके बारे में बात हो रही है। श्याम, राम, वह, ये, वे, यह, उसका, उनका, उन्होंने, तुम, हम आदि। क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया के बारे में बताए, बहुत तेज दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ रहा है, फटाफट पढ़ो या फटाफट पढ़ना चाहिए, हमेशा घूमना चाहिए, सचमुच सचमुच खेलना चाहिए, अवश्य ही पढ़ना चाहिए, यहाँ वहां आना जाना चाहिए, ठीक है, आजकल बहुत घूमना चाहिए, सही गलत में फर्क करना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो इस तरीके के शब्द क्या है, क्रिया विशेषण आपके कहलाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मेन जो चीजें थी आपकी आज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये चीजें हमने पढ़ी हैं। इनमें से आपके 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे। इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी हम जल्दी इसी सीरीज में हम करेंगे, जिसमें कि हम सारे प्रैक्टिस करेंगे। बाकी के थोड़े बहुत जो आपके डाउट्स रह जाएंगे वो वहां पर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आज आपको होमवर्क में क्या करना है कि ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से नोट करना है, अपने अकॉर्डिंग चार्ट से टेबल जहां से जैसे कंफर्टेबल हो वैसे बनाइए और इनको अच्छी तरीके से समझिए। रटना नहीं है, समझना है और उसके बाद इनको समझ के याद करना है, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं होनी चाहिए कि भूल रहे हैं बार बार, बोलने का मतलब नहीं है। अगर आप समझ लिया, लॉजिक लगा ली, थोड़ी बहुत ट्रिक वगैरह लगा ली, तो उससे आपको याद हो जाएंगे, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद जमकर इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जहां से जो क्वेश्चन मिल जाए उनकी प्रैक्टिस कीजिए जमकर। यहाँ सीरीज में भी आपके कुछ टॉप 100 क्वेश्चन लगभग लाए जाएंगे, तो वहां से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें कि हम समास के बारे में बात करेंगे। समास हुआ, रस, छंद, अलंकार, इस तरह के कुछ और टॉपिक्स है छोटे छोटे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जहां से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वे सारे। यहाँ पर इस सीरीज में हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं वो कराएंगे, और उसके बाद बाकी के जो छोटे मोटे टॉपिक्स बचते हैं जिनसे कभी कभार एक आध क्वेश्चन आता है, तो उनको हम क्वेश्चंस के जरिए लास्ट में कवर कर लेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। आप अपने कमेंट, हमें फीडबैक जो भी हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे इसी तरह की वीडियोस और सीरीज लेकर आने की। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।